यह है मारिया, एक तो वो जो एक शेर भी है ना जिसका मफहूम भी बयान किया जा सकता है कि वो, क्योंकि शेर मुझे पूरा नहीं आता, कि जिस बात का जो है ना वो फसाने में जिक्र ही नहीं था, वो तो वहाँ शेर में था कि ना वो बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। वहाँ तो नागवार गुजरी है, यहाँ पे फसाने में जिसका जिक्र नहीं है उस पर यहाँ पे भंगड़े की थाप पे जो है वो ढोल की थाप पे भंगड़े डाले जा रहे हैं, रसगुल्ले खाए जा रहे हैं, और एक बार फिर रसगुल्ले खाने में बहुत जल्दी कर दी गई है। और इसकी मैं वजह मारिया आपको बता देता हूँ। देखें, एक केस को अदील वड़ाई साहब और मैं बड़े अरसे से उसको हम देख रहे हैं, गो कि वो लाहौर में चल रहा है, लेकिन उसको हम डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं वो शेयर करते हैं, अपने सोर्सेज से बात करके अपने देखने वालों को इन्फॉर्म करते हैं। असल मसला ये है कि अक्टूबर का महीना मारिया बहुत अहम है। अक्टूबर में शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उनका जो मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है, जो 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, जो अदील वड़ाई साहब ने बताया कि किस तरह से फेक अकाउंट्स को ले गए, किस तरह से मुलाजमीन के नाम पे ट्रांजैक्शंस हुई। FIA की जो टीम है, डॉक्टर रिजवान साहब और उनकी टीम लाहौर में, उन्होंने मारिया इसमें इतना ज़बरदस्त काम किया है और ऐसे उनके पास ठोस शवाहिद हैं कि शहबाज शरीफ साहब का बचना मुश्किल नजर आता है उसमें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आज तक कोई जवाब नहीं दे सके। वहाँ पे उनके वकील जो है वो पेश नहीं हो रहे, तारीख पे तारीख ली जा रही है, कोई जवाब, सियासी तकरीरें वहाँ की जाती हैं। और आखिरी समाअत के ऊपर जिस तरह से हमने वो बड़े बड़े बॉक्स देखे जिनमें सबूत लाए गए, और वो जो जिस FIA की टीम को हेड करें डॉक्टर रिजवान साहब, उन्होंने जो रिपोर्ट हुआ, जिस तरह से उन्होंने अदालत को बताया, उससे तो मुझे शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी कंफर्म नजर आती है। ये जो सारा एक ड्रामा रचाया गया है पिछले 24 घंटों में, ये ड्रामा क्यों रचाया गया? एक परसेप्शन ये बनाई गई कि जी वो बल्ले बल्ले जनाब बरी होने का फैसला आ गया है, अब तो UK की अदालत ने हमारे हक में फैसला दे दिया है, अब तो हम जो है वो सर्टिफाइड सातिक और अमीन बन गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से बिल्कुल बरी हो गए हैं। ऐसा नहीं है। और इसमें एक चीज़ आपको, एक तो मैंने आपको वजह बता दी कि इसकी वजह यह है ताकि आप जब गिरफ्तारी हो उस वक्त ये बयानियां आप देखिएगा नून लीग बनाएगी कि वो UK से फैसला आ गया था कि शहबाज शरीफ ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और इमरान खान ने यहाँ पे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करा दिया। एक तो वजह ये है। दूसरा मारिया देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट होते हैं हर मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट ने एक ट्रांजैक्शन उनको मशकूक लगी, वो उन्होंने FIA को भेजा। FIA ने तहकीकात की तो पता चला ये फेक अकाउंट है। आगे चलते गए, करते कराते वो आसिफ अली जरदारी साहब का वो फेक अकाउंट बन गया जिसमें 40 से 50 केसेस बनाने के JIT ने अहकाम दिए थे, और सबसे खतरनाक केस आसिफ अली जरदारी साहब के वही हैं, और उसी से वो तोशा खाना वाला केस निकला था, क्योंकि उन्हीं अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन हुई थी। वहां से एक ट्रांजैक्शन से इतना कुछ हुआ। ये मुल्कों के अंदर ये सिस्टम होता है जब से मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन सख्त हुए हैं, टेरर फाइनेंसिंग, इस वजह से 9/11 के बाद जब भी कोई मशकूक ट्रांजैक्शन होती है उस मुल्क के इदारे उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। 1-2 इन्वेस्टिगेशन का मामला था, ट्रांजैक्शन का मामला था, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया। इसका पाकिस्तान में चलने वाले केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत परसेप्शन बनाई गई है कुछ लोगों के साथ मिलकर। सदीक साहब, आपकी इजाजत से इरफान हाशमी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं। इरफान हाशमी साहब, ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ऑर्डर में जब नहीं है तो अखबारों की सुर्खियां लग रही हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए, बरी हो गए। ये माजरा क्या है? कोई इनडायरेक्ट लिंक था उन अकाउंट्स के साथ? ये कैसे, ये खबर बन के कैसे आ गई? आप तो इस मामले को खासतौर पे बड़े करीब से देख रहे होते हैं, इस तरह के जो मामलात को। आपके ख्याल में ये क्या, ये फीड की गई इस अंदाज में और अब जाकर ये सुबकी का सामना करना पड़ रहा है? शहबाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं है उसमें। अच्छा, वैसे ये पहली दफा नहीं हुआ थी कि इन्होंने खबर को मिस रिपोर्ट किया है, बाकायदा किया गया है। आपको याद होगा जब ब्रॉडशीट का मामला हुआ तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि आज आप बरी हो गए, तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आपका तो नाम ही नहीं है, आप किस तरह बरी हो रहे हैं। फिर वो काबिल मुसावी साहब इलेक्शन आते हैं। फिर एवन नसीम की कैशमेंट का मामला आया तो कहा गया कि काबिल ब्रॉडशीट को पैसे देने पड़ गए, हालांकि वो पैसे थे खर्चे के। फिर आपको याद होगा कि ये वतीरा इससे पहले ही वो लोग जो यहाँ से रिपोर्ट करते हैं इन केसेस को वो अपना लेते हैं। अब मामला एक अकाउंट का था, एक ट्रांजैक्शन का था, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंक्वायरी की गई। 4 डेट्स दी गई हैं अदील, 4 दफा एक्सटेंशन की है। इसमें ये जो जज है, मैं इनका नाम भी आपको पढ़ता हूँ, जिन्होंने पहली जो इजाजत दी थी 10 सितंबर का जो फैसला जिन्होंने लिखा, वो निकोलस रिमर हैं, वेस्टमिंस्टर के जज हैं जिन्होंने ये फैसला लिखा है। उससे पहले जो जज थे वो बैरिस्टर है, बैरिस्टर उनका नाम है, डिस्ट्रिक्ट जज है। 15 दिसंबर 2020 को वो एक्सटेंशन देते हैं कि मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाए। फिर इसके बाद एक और जज है, डिस्ट्रिक्ट जज स्नो, जिन्होंने 15 जून 2021 को ये किया, और जो एसेट ये जो फ्रीज करने के हवाले से ऑर्डर वो पास करते हैं। अब इसमें अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये खबर झूठी है और अगर ये इसमें कोई सदाकत नहीं है
तो मैं तो आज भी शहजाद अकबर साहब को कह रहा था कि आप ऑफकॉम में जाएं, दरखास्त दें और इसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस चीज है। आपने जो जनरल पब्लिक है उसे गुमराह किया है, और बरतानिया में कम से कम फेक न्यूज की जो है वो गुंजाइश नहीं हो सकती। और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये कहा, और मैं आपको बता भी दूं, वो बाकायदा ऑफकॉम में एक लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी दरखास्त को, बाकायदा इसे जो वहां पे क्रिटिसाइज ऑब्वियसली नून लीग के हल्के तो करेंगे, लेकिन ये शिकायत अब बनेगी। और दूसरी बात, अगर आपने ऑर्डर पढ़ा हो, ऑर्डर के लास्ट में एक जुमला लिखा गया, द AFO's एसेट फ्रोजन ऑर्डर्स आर हियरबाय सेट असाइड, उन्हें सेट असाइड कर दिया गया। 2 अकाउंट्स की बात की गई है, सलमान शहबाज और दूसरे उसमें जुल्फकार अहमद। और नीचे एक जुमला है, अगर आप देखें, देयर बी नो ऑर्डर एज टू द कॉस्ट। मेरी इतलाफ के मुताबिक जो जराए जिन्होंने मुझे बताया कि एक सेटलमेंट की गई है, तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा आया। आपको याद होगा कि इन्होंने ब्रॉडशीट के मामले में जो एवन फील्ड की अटैचमेंट का मसला था, उसमें अदील पैसे अपना खर्चा वकीलों का मांगा था कि जनाब हमारे इतने खर्चे तो हुआ, हमें पैसे दिए जाए वकीलों की फीसिस की मद में। और बाद में नून लीग ने उस पर ढिंढोरा पीटा कि जनाब देखें ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। अगर वो तो 20,000 पाउंड था, ये 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख पाउंड कोट किए गए हैं कि वकीलों के खर्चे आए हैं, तो इसको क्यों माफ किया गया? अगर सेटलमेंट हुई है तो इस पे तो बाकायदा लिखा गया है देयर बी नो ऑर्डर एज द कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हॉट वॉश है, स्मॉक स्क्रीन है जो मीडिया के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, इससे ज्यादा इसकी हकीकत कोई नहीं है। और इससे पहले भी नून लीग जो है इस किस्म के औचे हथकंडे यहाँ पर अपनाती रही है, और मैं ये समझता हूँ कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी इस खबर के खिलाफ ऑफकॉम में शिकायत करनी चाहिए। ये भी बताइएगा, अगर चले मान लिया कि बरतानवी हुकाम ने 2019 से कुछ फंड्स को सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शंस हुई थी उनको करार देकर और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, मान लेते हैं, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान से इस केस से हवाले से कोई मदद मांगी गई है? और अगर मांगी गई है तो क्या पाकिस्तान ने उस तरीके से कोई प्रूफ्स पेश कर सका है? देखिए, मेरी इतलाफ के मुताबिक बाकायदा एक फाइल दी गई है, ठीक, और उस फाइल को मैंने खुद देखा है कि वो फाइल है क्या, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, कितनी जो शवाहिद है उन्हें इकट्ठे करके इस फाइल की शक्ल में दिया गया था। और ये आज शहजाद अकबर साहब ने भी ये बात कही कि हम जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं तो हम मॉरली बाउंड होते हैं कि हम उसको मीडिया पे ना लेकर आए, लिहाजा इसलिए नहीं लाया गया था कि 2019 के अंदर ये कैसे फ्रीज कर दी गई, लेकिन बाकायदा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती रही है। और ये सिर्फ नेशनल क्राइम एजेंसी का मामला नहीं है, बल्कि जहां भी कोई शख्स अगर ऐसी ट्रांजैक्शन मौजूद हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हो, तो ये सब कुछ किया जा सकता है। अब होना ये था, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा देता हूँ और इंफॉर्मेशन भी आपको दे दूं कि अगर ये साबित हो जाता कि बाकायदा किसी किस्म का इलीगल काम हुआ है, गलत ट्रांजैक्शन हुई है और मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे, तो फिर इसको फॉर्फिचर अकाउंट को कर देना था, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस अकाउंट का सारा पैसा अपने पास मुंतकिल करना था और फिर यहाँ पर बरतानिया के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का बाकायदा आगाज होता था। इरफान साहब ये बताएं कि आपने भी ऑर्डर देखा, उस पर जो स्टैंप है, जो तारीख है, वो 10 सितंबर की है। यानी अगर शरीफ खानदान के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी सियासी तौर पर या कानूनी तौर पर, ये 17 दिन इसको लेकर क्यों बैठे रहे आपके ख्याल में, और अचानक कोई प्लानिंग के तहत इसको आउट किया गया? आपको याद है बरतानिया में हसन नवाज के दफ्तर पर हमला हुआ और कुछ लोग वहां पे पहुंचते हैं, वाकया जिस दिन का था उस दिन उसको छुपा के रखा गया और अगले दिन बाकायदा वीडियोस रिलीज की गई। नासिर भट्ट साहब, मशहूर जमाना जो राइट और लेफ्ट पे कभी होते हैं, नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा कि वो उस घर में क्यों नहीं गए, इस घर में क्यों नहीं गए, वो मेरे पास क्यों आए, और बाद में उस स्टोरी का भी ड्रॉप सीन हो गया। इसे इंजीनियर्ड किया गया। 17 दिन बिल्कुल सही है, 17 दिन पहले ही ने शोर मचाना शुरू कर देना चाहिए था। हर तरह से इस खबर को के एंगल्स को देखा गया कि कहां पर हम इससे पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर सकते हैं, पॉलिटिकल फेस सेविंग कर सकते हैं, वो की गई। और ये पहली दफा नहीं है दी, ये चौथी बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लंदन चैप्टर है यहां से हरकत की है। और मैं ये समझता हूं कि जो इनके दाएं बाएं जो पीरबल है, नवाज शरीफ साहब वो अच्छी बात नहीं है कि एक तरीके से तमाम एंगल्स को देखकर फिर तमाम पब्लिक के सामने लाया गया, बेशक उसको जैसे मर्जी मोल्ड किया गया। 17 दिन बाद भी फिर ये स्टोरी बना दी थी। अच्छा है ना, हमारी मस्जिद एक्सपोज हो गए, पता लग गया आवाम को कि क्या है, और अच्छा हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि इनके बीरबली ने अपने बीरबल बदलने पड़ेंगे जो इन्हें बता सकें कि क्या होगा क्या नहीं। और मैं आपको एक और खबर दे दूं यहाँ पे, कल जब ये
मीडिया से जो पेपर शेयर किए गए हैं तो उनमें इरफान ये साहब फिर बताया मौक़िफ़ किसका दुरुस्त हुआ, हुकूमत का या इस वक्त जो नून लीग ने बनाया है वो और सेक्शन? मारिया के सवाल के साथ मैं ये अटैच करना चाहता हूं कि यानी बरियत हुई या नहीं हुई, ये वाजे कर दें जरा, आप वहां के कानून को जानते हैं, क्या ये बरियत है? जब सवाल में जिस चीज को आप तलाश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पे शहबाज शरीफ पर कोई इन्वेस्टिगेशन थी नहीं, तो फिर बरियत किस बात? यहां पर किस अकाउंट में शहबाज शरीफ को चेक किया जा रहा था? कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ पर यहां पे था? लेकिन सलमान शहबाज को हुई ऑर्डर के ऊपर बाकायदा वाजे तौर पे लिखा हुआ है, उसमें सलमान शहबाज के अकाउंट का जिक्र है, अकाउंट नंबर भी उसके अंदर मौजूद है, तो ये 2 अकाउंट का जिक्र है। और यहाँ पर मारिया मैं आपको ये बता दूं कि अब बाकायदा आज दोबारा जो है वो लंदन के अंदर एक बैठक भी हुई है और इस तमाम मामले को देखा भी गया है कि कौन मीडिया के सामने जाकर क्या बयान देगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप सुन रहे होंगे डेमोक्रेसी के चैंपियंस जो है वो किस तरह सच साबित करने में लगे हुए हैं कि शहबाज शरीफ साहब आज एक बार फिर सुर्खियों हुए, बरियत हुई। और मैं आपको और अदील आपको याद होगा बरतानिया में डेली मेल का केस चल रहा है, मैंने उसकी हेयरिंग सारी अटेंड की टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहां पर भी कहा गया कि आज शहबाज शरीफ ने पहला राउंड इनके नाम था, याद है आपको? हालांकि हेयरिंग थी, उसमें फैसला करना था कि क्या ये इनकी जात को नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा, और जो इल्जामात है इनकी नोयत क्या है। तो तब भी आपने देखा होगा कि मीडिया ने कैसे इसको प्ले किया और मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि आज पहली जो है पहला राउंड जो है वो शहबाज शरीफ का नाम पे रहा। जिस तरह आपने कहा कि शायद नून लीग ने इस मरतबा भी मिठाई खाने में जल्दी कर ली, नहीं, इस दफा जल्दी नहीं की गई। अच्छा, ये जो फैसला आया है, ये फैसले पे जो स्टैंप है और इसमें जो अकाउंट्स गैर मुंजमद करने का कहा गया है, ये 10 सितंबर को आ गया था। 17 दिन यानी नून लीग के इल्म में था, जो नून लीग के जो हामी वो जो लोग हैं जो तजिया करने के हवाले से हों या पॉलिटिकली, तो 17 दिन से ये इनके इल्म में था। ये अकाउंट जो हैं ये डी फ्रीज हुए, ये फैसला 17 दिन आया, ये खामोशी क्यों रही? इसका मतलब है जल्दी नहीं की गई। लेकिन 17 दिन बाद जो शॉट खेली गई है, मेरे ख्याल में ये गलत खेल दी है। उसकी रीजन ये है कि ज़ाहिर कल से माहौल तो यही बना है, आज तमाम अखबारों की सुर्खियां कि जी शहबाज शरीफ क्लियर हो गए, शहबाज शरीफ और खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं मिले। मैंने जो ऑर्डर पढ़ा है उसमें शहबाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं है। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब का केस जो है ये बरतानिया में चल कब रहा था, उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं है। जो 2 नाम मैंने पढ़े हैं उसमें एक जुल्फकार साहब का नाम है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में जिनका अकाउंट था, और एक सुलेमान शहबाज साहब का नाम है जिनका बार्कलेस बैंक में अकाउंट था। अच्छा, इसमें अब हुकूमत ये कह रही है जी कि नेशनल क्राइम एजेंसी को रिपोर्ट किया बैंक ने और उसके बाद उन्होंने जब तहकीकात का आगाज किया तो उनका एक प्रोसीजर होता है, उसमें इनको मुंजमद कर दिया गया। फिर पाकिस्तान से रब्ता किया गया कि जी चूंकि आपके शहरी हैं तो इनसे मुतल्लिक कौन से केसेस हैं, ये हम पूछेंगे इरफान हाशमी साहब से कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन पाकिस्तान में यानी जो तासुर ये बना दिया गया है कि शायद शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं ये है ही बेबुनियाद थे। असल में केसेस हैं कौन से? अच्छा, नैब में जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस है वो आमदन से जायद असासों का केस है, और ये बिल्कुल उसी नौयत का केस है जिस तरह मियां नवाज शरीफ का केस है, जिसमें इन्होंने साबित करना है कि मेरे ये जो असासे हैं ये आमदन से मुताबिकत रखते हैं, जिसमें वो साबित नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें ये टीटीज का जो केस है, ये जो टीटीज का मामला है, जो 6.5 अरब रुपए की टीटीज हैं, जिसमें जो फिक्टिशियस नामों से पैसा यहां पर अकाउंट्स में आता है या फर्जी नामों से जो कंपनियां बनाई जाती हैं उनके अकाउंट्स में आता है, ये एक अलग केस है। साफ पानी का एक अलग केस है, रमजान शुगर मिल का एक अलग केस है। ये तो वो केस है जो नैब में चल रहे हैं, जो नैब में चल रहे हैं। दूसरा केस है जो एफआईए जिसकी तहकीकात कर रही है, जो अदालत में वो मामला चला गया है, वो 25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस है। अब ये 25 अरब रुपए की जो करप्शन का केस है, इसमें ना तो एफआईए ने कोई ऐसा लिंक डेवलप किया हुआ है बरतानिया के साथ कि जी, ना इसमें वो कह रहे हैं कि जी आपने, ना ही उसका इस केस से कोई लिंक था, ना ही ये जो इससे पहले नैब वाले केसेस की मैंने बात की है, ना उनका इस केस से कोई ताल्लुक था। जो एफआईए है वो क्या कह रही है? एफआईए ये कह रही है, जो उन्होंने 5 बॉक्स अदालत में जमा कराए हैं एविडेंस के, वो ये कह रहे हैं कि 2 शहरों में, लाहौर और चिन्योट में अकाउंट खुलते हैं। अकाउंट कितने खुलते हैं? 57 अकाउंट खुलते हैं। 20 लोग होते हैं जो ये अकाउंट खुलवाते हैं। इन अकाउंट्स का इनकी कंपनियों से ताल्लुक होता है, और ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें बेचारों की 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए तनख्वाहें होती हैं। अकाउंट्स खुल रहे हैं।
और इनके अकाउंट्स में मारिया 55,000 ट्रांजैक्शंस होती हैं। अच्छा। और इनके इल्म में भी नहीं होता इन लोगों के। और इसमें जो 3-4 लोग हैं ना, जो असल में ये सारी कहानी जानते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिनमें से 2 जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, एक इनका जो मैनेजर था वो दुबई चला गया। इसमें 55,000 ट्रांजैक्शन में से 15,000 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो 1 मिलियन से ज्यादा हुई हैं, और ये उन लोगों के अकाउंट्स में हुई हैं जो इनसे वाबस्ता थे, इनकी कंपनियों से, लेकिन इनकी अपनी सैलरीज चंद हजार रुपए थी। अच्छा, इसमें क्या तरीकाकार होता था कि इनके अकाउंट्स में यानी ये जो 57 अकाउंट थे, ये कलेक्शन अकाउंट थे, इनमें मुख्तलिफ नामों से या कैश के जरिए ट्रांजैक्शन होती थी, और उसमें कोई फोटोकॉपी वाले के कोई शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता था ट्रांजैक्शन करते वक्त, उसमें कोई पीसीओ वाले का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता था। तो यानी ये फेक अकाउंट केस है असल में। ठीक है। और इसमें फिर होता यह था कि जो रकम निकलवाई जाती थी, यानी ये जो 25 अरब रुपया इन अकाउंट्स में आया। जो आप कॉन्वर्सेशन में अब तक समझ रही हूँ वो ये है कि ये एक मशकूक ट्रांजैक्शन हुई जिसके ऊपर ये केस था, ये एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग का एसेट केस था। ये तो 25 यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस पर इल्जामात हैं, उन रकम से बड़ा ये केस है। अच्छा, ये सारा बताने का मकसद ये है, ये सब बताने का मकसद ये है, कल से तासुर ये दिया जा रहा है, और खुद क्या कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब, फैसला मेरी और नवाज शरीफ बल्कि पाकिस्तान की भी बरीयत है। यानी आप पर जो असल केसेस चल रहे हैं, आपने एक ऐसा तासुर दिया, और आपका नाम भी नहीं है, आपके खिलाफ तो केस ही नहीं नेशनल क्राइम एजेंसी में वहां चल रहा, आपके तो बैंक अकाउंट का जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर केसेस चलते हैं तो कतई ताल्लुक कर दिया जाता है कि हमारा इनसे कोई लिंक नहीं है। आपने जी बिल्कुल, और वहां सलमान शहबाज के हवाले से आप कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं, वो जाने उनका काम। अब आपने तासुर ये बना दिया है कि आप पर लगने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के या करप्शन के इल्जामात या बैंक अकाउंट्स वाले, ऐसा लग रहा है ये सब कोई फेक था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब पर जो 4 केसेस चल रहे हैं, इनका उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि इरफान साहब से आप पूछिए कि क्या नेशनल क्राइम एजेंसी वाकई शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहकीकात कर रही थी, क्योंकि मुझे तो इसमें उनका नाम नजर नहीं आया। लेकिन इरफान हाशमी साहब, 2 परसेप्शन, 2 मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक ये कि ये केस दिसंबर 2017 में हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने दायर किया था, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि एनसीए की तहकीकात नैब या एसेट्स रिकवरी यूनिट की दरखास्त पर नहीं था। ये 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, इसमें से कौन सा दुरुस्त है और एग्जैक्टली इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए मारिया, ये जो केस है इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बना हुआ है और एक अपने रंग में से पेश किया जा रहा है। ये 2019 के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक अकाउंट को, 2 अकाउंट्स को जो है वो फ्रीज किया इस ऑर्डर के मुताबिक, और फिर उनकी तहकीकात शुरू हो जाती है। और जब तहकीकात शुरू होती है तो फिर ये हमें ये याद रखना होगा कि नेशनल क्राइम एजेंसी अपनी मर्जी के से किसी भी अकाउंट को बरतानिया में मुंजमद नहीं कर सकती। आपको इसके ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं, अदालत के पास ले जाते हैं। जब इन्हें इत्तला मिलती है जो केसेस जिनके ऊपर जिन अकाउंट्स छानबीन हो रही थी, उसके ऊपर उसे फ्रीज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है। अदालत इन्हें इजाजत दे देती है कि जनाब 12 महीने के लिए आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें और मीनवाइल इन अकाउंट को हम मुंजमद करते हैं। अब सवाल ये है कि दरखास्त किसकी थी? दरखास्त जो अब तक जो मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान का आया, उन्होंने कहा हमने नहीं किया, और जो मेरी इत्तलात है नेशनल क्राइम एजेंसी राब्ते में थी मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान से। लेकिन इनिशिएटिव किसने लिया, इस पर जो है दोनों तरफ के मौक़िफ़ हमारे सामने मौजूद हैं, क्योंकि ब्लेम गेम हो रही है। लेकिन इसमें हमें देखना यह होगा कि असल में जो नेशनल क्राइम एजेंसी का मौक़िफ़ है वो क्या कहता है, और वो उस तरह से अभी तक खामोशी है, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। 12 महीने गुजर जाने। ठीक है। अच्छा, मुझे सदीक ये बताएं कि इस वक्त जो जिस तरह के 2 मौक़िफ़ की बात हो रही है, लेकिन यहीं पर हुकूमत जो मौक़िफ़ दे रही है कि ये हमारा इससे कोई लिंक नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान ने कहने पर स्टार्ट नहीं किया गया। लेकिन जैसे भी इरफान हाशमी साहब ये कह रहे थे, बात कर रहे थे कि उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है, उसमें मुआवनत की ज़रूरत पड़ी, तो पाकिस्तान ने उस तरह से रिएक्ट क्यों नहीं किया या उस तरह से प्रूफ्स क्यों नहीं दिए? देखिए,